अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी सोर्सेज एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिपब्लिक्स इन द प्री मॉडर्न पीरियड, वर दे ट्रूली डेमोक्रेटिक? ये हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो क्या सच में डेमोक्रेटिक थी या नहीं, या क्या इशू है यहाँ पर, इसको हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सब दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज के बारे में बात करनी है कि रिपब्लिक्स किन कहाँ पर बात हुई है, कौन से टेक्स्ट के अंदर बात हुई है, नंबर 1। और नंबर 2 जो इसका पार्ट है उसके अंदर बात करनी है कि ये डेमोक्रेटिक थी या नहीं थी। सो वेरी गुड क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि क्योंकि कंटेम्प्रेरी सोर्सेज की बात हो रही है तो सोर्सेज से बात करना स्टार्ट करो। क्या कि इंडियन लिटरेचर के अंदर हम लोग देखते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट दोनों के अंदर जो कि कंटेम्प्रेरीज थे उस वक्त के, रिपब्लिक्स के बारे में मेंशन किया गया। इसके अलावा ब्राह्मणिकल सोर्सेज को भी यहाँ पे लिखो। देन आफ्टरवर्ड्स यू ऑल्सो मेंशन द फॉरेन टेक्स्ट, द ग्रीक राइटर्स ऑफ दोज टाइम्स, अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद जो यहाँ पर आते हैं, they also mentioned the existence of republics of those times, full stop। इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी, ठीक है। तो क्योंकि बात हो रही है वहाँ पे कि किस तरीके से आप इनको सोर्सेज के अंदर देखते हैं, कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में देखते हैं, तो आपने उनकी बात कर देनी है वहाँ पर। फिर आप आ जाओगे कि क्या बात हुई है इनमें। तो सबसे पहले 16 महाजनपदास की बात होती है जी, जो उस वक्त पे फ्लरिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो दो जगह पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखते हैं, अंगुत्तर निकाया के अंदर बात होती है 16 के 16 महाजनपदास की, भगवती सूत्र के अंदर बात होती है, जैन टेक्स्ट है। हालांकि लिस्ट इज डिफरेंट दोनों की, बट बात हो रही है 16 महाजनपदास की बात हो रही है। इन 16 महाजनपदास के अंदर दो तरीके की पॉलिटीज हैं। वन इज द मोनार्कियल वंस, दैट इज द वन विद द किंग, पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। सेकेंड जो है यहाँ पे वो है नॉन मोनार्कियल स्टेट्स, दैट इज द गण संघास, विच आर ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक्स, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओलिगार्कीज। ओलिगार्की यानी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। गण, संघ, गण, द वंस दोज आर इक्वल, द इक्वल वंस। संघ इज द कम्युनिटी, सो द कम्युनिटी ऑफ द इक्वल वंस। ओके, ऐसा था ये। नाउ यू कम टू द डिटेल्स कि क्या क्या यहाँ पर बात होती है, कहाँ इनके बारे में मैंशनड है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मजमा निकाया के अंदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अष्टध्यायी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है जहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो पुराणास और एपिक्स के बारे में, वो भी यहाँ पर मेंशन करते हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं करते हैं। और एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे रिपब्लिक्स को, दे विल टॉक नेगेटिव ऑफ देम। वाई? बिकॉज रिपब्लिक्स के अंदर ब्राह्मणास को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, वैदिक सैक्रिफाइसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। और ब्राह्मण्स जो हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इन्वॉल्व है इन द राइटिंग ऑफ दीज ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, दे विल नेवर अप्रिशिएट द ट्राइबल पॉलिटीज। ओके, वो हमेशा किसको फेवर करेंगे? मोनार्कीज को। क्यों? क्योंकि राजा से दान दक्षिणा मिलता था, तो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप वहाँ बना रहता है, राजा वैदिक सैक्रिफाइसेस करवाता है। फिर फाइनली एक फॉरेन टेक्स्ट के बारे में लिखे कि मेगास्थनीज जो हैं बात करते हैं अपनी इंडिका जो बुक है उनकी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये विजिट कर रहे हैं, एंड देयर ही मेंशंस कि यहाँ पर रिपब्लिक्स, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हैं कुछ एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उनके सक्सेसर आते हैं आर्यन। आर्यन जो हैं, आर्यन इन द टाइम्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड आने वाले हैं, और इस टाइम पे यू विल ऑब्जर्व दैट नॉट इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इन द मॉडर्न पीरियड ओनली, लेकिन मेगास्थनीज के बाद आने वाले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। सो ही विल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट certain kind of oligarchies, oligarchical form of government is present in this time period, यहाँ पे present है। ओके, सो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये चीज़ को ख़त्म करते हुए आप अगले पार्ट के ऊपर आएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या सच में ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी थी। तो अब आप सीधा कंक्लूड करते हुए यहीं पे लिखोगे डायरेक्ट, फिर उसके बारे में आगे एविडेंसेस दोगे कि जो गण संघ को रिपब्लिक कहकर बुलाया गया, ये थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया गया है कॉन्सेप्ट को। सो इट इज़ ओवर एग्जैजरेटेड। क्यों एग्जैजरेट हुआ? क्योंकि नेशनल हिस्टोरियंस को वेस्टर्न हिस्टोरियंस ऐसा कहने लगे, वेस्टर्न हिस्टोरियंस यूज्ड टू जज इंडिया इन द वे दैट कि यहाँ पर इंडिया के लोगों को और कोई भी सिस्टम नहीं पता था सिवाय मोनार्की के। एक अथॉरिटेटिव सिस्टम को ही ये जानते थे, इनको कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में ज्ञान नहीं था। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस फिर उस वक्त पे गण संघ का जो कॉन्सेप्ट है उसको एज अ रिपब्लिक पेश करते हैं और यहाँ पे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं।
लेकिन अगर डिटेल में इसको देखा जाए तो ये एग्जैजरेशन थी, बिकॉज डेमोक्रेसी जैसा यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। कैसे? इनफैक्ट यहाँ पर ये कहा गया कि रिपब्लिक भी कहना है इसको बहुत ही मिसलीडिंग है। क्यों है, हम अभी बात करते हैं। पहली चीज़ कि पावर जो है हमेशा क्षत्रिय क्लास के पास ही है। जितने भी क्लैंस यहाँ पर अंडरलाइन किए गए थे, जितने भी क्लैंस इस एक महाजनपद का पार्ट होते थे, फॉर एग्जाम्पल वज्जी महाजनपद का पार्ट करूँ तो शाक्य क्लैन क्षत्रिय, लिच्छवीज क्षत्रिय। वज्जी वॉज कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 क्षत्रिय क्लैंस। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि शाक्य क्लैन अगर है तो शाक्य उनके क्लैन का नाम है, शाक्य उस जनपद को अंडरलाइन किया गया है उस नाम से, जहाँ पे शाक्य कम्युनिटी रूल कर रही है, जो कि गौतम बुद्ध की क्लैन था। और दैट इज़ वाई यहाँ पर क्षत्रियास का स्टेटस बहुत हाई है। इनफैक्ट यू विल सी दैट दिस एंटायर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ओनली, जिसमें क्षत्रिय राजकुल के लोग एक हैं, 1, एंड सेकेंड इज द कॉमन क्लास, द दास कर्मकार। क्षत्रिय राजकुल और दास कर्मकार, मतलब एक तरफ क्षत्रिय और बाकी नॉन क्षत्रिय, सारे के सारे, चाहे ब्राह्मण है, वैश्य है या वो शूद्र थे, अलग अलग नहीं करे गए यहाँ पर डिफाइन, सभी को एक क्लास में डाल दिया गया। और कभी भी जो राजा बन सकता था तो वो हमेशा हमेशा क्षत्रिय ही होना चाहिए। नॉन क्षत्रिय कैन नॉट इवन पार्टिसिपेट एज अ किंग। वोटिंग के अंदर ट्राइब पूरी एक तरीके, इट इज़ नॉट इवन दैट मॉडर्न पॉलिटिकल वोटिंग सिस्टम, वैसा इलेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ट्राइब के अंदर भी बस मेजॉरिटी के तौर पे ऐसा आवाज़ सुन लिया जाता था कि हाँ ठीक है, मेजॉरिटी लोग ये चाहते हैं तो फिर इनको बना दिया जाए। हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन राजा हमेशा कौन बनेगा, राजा हमेशा क्षत्रिय ही होगा, ये बात तय थी। ओके, सो दिस इज इट। नो सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क, इंस्टेड देयर वाज अ चीफ असिस्टेड बाय अरिस्टोक्रेटिक काउंसिल। तो उसी के परिवार के जो लोग हैं वही उसकी काउंसिल बनते थे, वो भी सारे के सारे क्षत्रिय होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में नॉन क्षत्रिय होता ही नहीं। तो कैसे आप इसको रिपब्लिक कह सकते हो? रिपब्लिक के अंदर एक इलेक्टेड हेड होता है, तो जहाँ पे इलेक्शन एक प्रॉपर प्रोसेस हो ही नहीं रहा, वहाँ पर जहाँ पे लोग एक प्रॉपर वोटिंग सिस्टम के थ्रू चुन ही नहीं रहे हैं किसी अपने हेड को, तो हम इसको रिपब्लिक नहीं कह सकते। इट इज़ मिसलीडिंग, इट इज़ मिसनॉमर। ऑल्सो दे सेड दैट इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। वाई? बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर तो क्या होगा, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे, वोट देने का अधिकार भी और कैंडिडेचर लेने का अधिकार भी हर एक को है। राइट टू फाइट इलेक्शंस ऑल्सो, राइट टू वोट इन इलेक्शंस ऑल्सो, राइट टू फाइट इन इलेक्शंस ऑल्सो, ये भी है। लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं है। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जहाँ जनता अपने गवर्नमेंट को खुद चुनती है और वो गवर्नमेंट उनको रिस्पॉन्सिबल होती है, वहाँ कोई एरिस्टोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जबकि यहाँ पे है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स की कमी है। चीफ्स बहुत सारा है यहाँ पे। लिच्छवीज को अगर हम देखें, एक पन्ने निकाय के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि दे आर मेंशनिंग अबाउट 7707, और कहीं कहीं टेक्स्ट के अंदर तो 1.5 लाख से ऊपर राजास की बात करी गई है लिच्छवीज की, जो कि ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, इतने तो नहीं थे। बट ये बात समझ में आ रही है कि मल्टीपल हैं, एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, और कोई इनके ऊपर एक हेड नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अपने आप को राजा कहते हैं। तो द वर्ड राजा, what does it signifies? It signifies authority, it signifies control, power. Okay, तो ये चीज़ है यहाँ पे। The decision was believed to be taken through consensus, लेकिन कोई डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर वोट डालते हैं ना, कभी भी कोई रेजोल्यूशन जब पास करना होता है, कोई बिल आया, बिल को पास करना है, यू नीड टू वोट सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि कोई भी जन बोल देंगे कुछ लोग तो हो जाएगा पास, नो। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल कंसेंसस बना के, ठीक है जी, इन लोगों ने बोल दिया, इट्स फाइन, ठीक है, हो जाएगा। कोई प्रॉपर ऐसा वोटिंग सिस्टम वाला प्रोसेस जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ही इलेक्शंस के अंदर और ना डिसीजन मेकिंग के अंदर। हेंस आप यहाँ पर अब एंड में क्या लिखेंगे कि यस, इट इज़ ट्रू कि इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज थी, जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम प्योरली नहीं है। बट कहीं ना कहीं हम ऐसा देख सकते हैं कि एक एलिमेंट इलेक्शन का देखने को मिल रहा है, कंसेंसस का देखने को मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ऐसा, आई हैव मेंशन कि हम इसको एक पार्शियल डेमोक्रेसी की फॉर्म में देख सकते हैं, नॉट डेमोक्रेसी एंटायरली। डेमोक्रेसी के हिंट्स देख सकते हो कि हाँ, बड़ी फॉर्मेटिव स्टेज में थी डेमोक्रेसी, शायद इसी के बाद धीरे 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 करके हमने आगे का काम किया, राइट। तो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री में कई जगह पर देखे गए। वैदिक पीरियड में असेंबलीज के रूप में बात होती है,
महाजनपद पीरियड में यहाँ पर बात होती है। आगे मिडिवल हिस्ट्री में जाएंगे, अर्ली मिडिवल इंडिया, तो वहाँ पे चोलास के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है। तो ऐसा एक सिस्टम जो है आपको अगर इकट्ठा पूछा जाए तो आंसर बनाना आना चाहिए, ठीक है। कि आपको क्या लगता है कि क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम की रूट्स इंडिया के अंदर, एंशंट इंडिया में मिलती हैं, इज़ इट ट्रू और नॉट। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आप चोला एम्पायर तक लिखोगे पूरा।